चित्रक पाठ का दूसरा पार्ट कक्षा 10 अर्थशास्त्र में कल हम पढ़ रहे थे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं, उनकी क्या क्या गतिविधियां उसमें संचालित होती हैं। और उसके पश्चात हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा। भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी किस प्रकार से आकलित की जाती है और क्या योगदान है, कौन से सेक्टर का कितना योगदान है। आज हम यही पढ़ेंगे कि जितने भी क्षेत्रक हैं, तीनों क्षेत्रक ये इस पे लिखे हुए हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में भारतवर्ष में रोजगार की हिस्सेदारी कितनी है, मैंने इस दंडारेख के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। 2000, 2007 और 2018। 2000 में कृषि क्षेत्रक यानी प्राथमिक क्षेत्रक में 72% लोग थे, सेवायोजित थे 65%। 2007 में और 2018 में 55%। थोड़ा कमी तो आई है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्रक में भारतवर्ष के अधिक जनसंख्या का सेवायोजित होना दिखाई दे रहा है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्रक में 2000 में 13%, फिर 2007 में 17% और 2018 में 23%। इसमें भी वृद्धि हो रही है। और तृतीय क्षेत्रक जो सेवा क्षेत्रक जिसको कहा हमने, 2000 में 15% है, 2007 में 18% और 2018 में 22%। तो आप इसमें तुलनात्मक अध्ययन जब हम करें तो बच्चों, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक यानी कृषि क्षेत्रक है, कृषि क्षेत्रक में आधी से ज्यादा जनसंख्या अभी भी 2018 में लगभग जो है लगभग है ये 55%। फिर भी 55% 2018 में आधी से ज्यादा जनसंख्या सेवायोजित है, रोजगार में लगे हुए हैं लोग। अब आता है विभिन्न क्षेत्रकों की वर्तमान में जो जीडीपी हम कल पढ़ रहे थे, उसका क्या हिस्सेदारी है। तो जहां आधे से ज्यादा जनसंख्या, आप यहां देख रहे हैं, ये 55% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्रक में कार्यरत है और प्राथमिक क्षेत्रक से जीडीपी का जो प्रतिशत है 1/4 है, यानी 25% है, 1/4 भाग मात्र। और द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में जो 23% है और दूसरे को 22%। सेवा क्षेत्रक में लोग केवल 22% ही काम कर रहे हैं। और द्वितीय क्षेत्रक का मतलब हुआ औद्योगिक क्षेत्रक में। इन दोनों का जो है 75% हिस्सा जो है रोजगार में क्या कहते हैं, जीडीपी में इनका 75%। तो अधिक से अधिक मानी जनसंख्या यहाँ 55% जो है प्राथमिक क्षेत्रक में है। इसका मतलब ये लगता है बच्चों कि कृषि में भारतवर्ष में अधिक ज्यादा लोग सेवायोजित हैं, और जबकि जीडीपी में उसका प्रतिशत केवल 25 है। इसका मतलब जो कृषि क्षेत्रक में लोग लगे हुए हैं या प्राथमिक क्षेत्रक में आवश्यकता से ज्यादा लगे हुए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्रक में जो है अल्प या प्रच्छन्न बेरोजगारी विद्यमान है, क्योंकि अल्प बेरोजगारी हमने क्या कहा है। अल्प बेरोजगारी का मतलब लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके काम की कीमत शून्य या नगण्य है। मान लो आपके कोई खेत हैं, या आपने देखा होगा रोपाई जब होती है या आपके गांव में खेत है कि रोपाई में 4 खेत हैं और वहां 15 लोग लगे रहते हैं काम पे, जबकि 5 भी लगते तो उत्पादन उतना ही होना था, और 15 भी हो तो उतना ही होना था। इसका मतलब 10 लोग क्या है, अतिरिक्त काम कर तो रहे हैं, लेकिन पूरे समय तक काम नहीं कर पाते हैं। 5 लोग या ये पूरे 15 लोग ये जल्दी काम निपटा देते हैं और उसके बाद खाली रहते हैं। ये काम पे तो श्रम तो कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बच्चों, कृषि भारतवर्ष की जो कृषि में है, ये अल्प बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति, ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके काम का मूल्य
शून्य है। उनके काम करने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। ये खुली बेरोजगारी उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई कार्य नहीं है और वो बेकार बैठ रहे थे, तो खुली बेरोजगारी तो दिख रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैंने जैसे आपको कहा था कि खुली बेरोजगारी के अतिरिक्त ऐसा लग तो रहा है काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम जो है कोई गिनती में नहीं आता है, उनका उत्पादन शून्य है, तो अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है भारतवर्ष की जो कृषि है उसमें मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। मौसम विशेष में ही काम होता है, अन्य समय वो खाली बैठे रहते हैं। तो इसके पश्चात बच्चों अब ये प्रश्न उठता है कि व्यक्ति इन बीच में खाली रहता है, क्या कहते हैं, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आधे से ज्यादा जनसंख्या वहीं लगी हुई है और कम समय रोजगार मिलता है, और रोजगार का सृजन कैसे होगा? तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में ही अगर रोजगार का सृजन करना हो तो सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाए ताकि उत्पादन सही से हो। उसके अलावा जो है परिवहन सुविधाओं का विकास हो। कहीं उत्पादन हो जाता है लेकिन उसको यथास्थान उपभोक्ताओं या विपणन केंद्रों और भंडारण केंद्रों तक, बाजार तक पहुंचाने में सुविधा नहीं होती है और औने पौने दामों पर किसानों को अपना उत्पादन बेचना पड़ता है या उत्पादन करते ही नहीं हो। बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाए किसानों को यथा समय, या अन्य बेरोजगार लोगों को उनकी रोजगार प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए ताकि वो अपना रोजगार प्रारंभ कर पाए, या किसान अपने समय पे अपने लिए उर्वरक है, बीज है, खाद है, कृषि यंत्र है, उनको खरीद पाए। उसके अलावा जो है उद्योगों का विकास किया जाए। ग्रामीण स्तर पर लघु एवं कुटीर उद्योग या भारत सरकार या राज्य सरकारें जो है बृहद उद्योगों को लगाएं ताकि लोग जो है जो कृषि में आवश्यकता से ज्यादा लोग लगे हैं वो इन उद्योगों में अपना रोजगार प्राप्त करें। उसके अलावा बच्चों स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं को विकास किया जाना चाहिए। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में अगर बच्चा स्वस्थ है, स्वास्थ्य सुविधाएं गाँव तक हो, वहाँ CHC सेंटर खोले जाएं, PHC सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इस तरह से खोले जाएं, और अनेक विद्यालय जिसमें अभी भी 75% बच्चे ही विद्यालय में नामांकित प्राथमिक विद्यालय में होते हैं, 25% कहाँ जाते हैं उनका कोई अता पता ही नहीं रह पाता। तो इसलिए इन सबको शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार को अनेक विद्यालय खोलने चाहिए, या उनके लिए जो है शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएं तो अनेक लोग सेवायोजित, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं सेवायोजित हो जाएंगे, ये रोजगार सृजन हो जाएंगे। फिर इसके अलावा पर्यटन का विकास किया जाए। देश में एक साल में लगभग 35 लाख लोगों को जो है पर्यटन में काम दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो है लोग पर्यटन के क्षेत्र में काम करेंगे और वहाँ रोजगार सृजित हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने जो है आपको काम के अधिकार के अंतर्गत जो है सरकार ने नरेगा यानी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत इसको 2006 में लागू किया और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके जो वर्तमान में भी चल रहा है मनरेगा रखा गया। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका नाम एक्ट बना हुआ है। इसमें ये व्यवस्था की गई है कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में जो अनियमित जो मौसम विशेष में खाली लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषक हैं, कृषि श्रमिक हैं, उसके अलावा शहरों में अनियमित दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी पे ये सारे लोग रहते हैं, इनके लिए साल में जो है 100 दिन काम दिया जाए। ये गारंटी है, अधिनियम, जॉब कार्ड बने हुए। आप आपके गांव में भी जो है मनरेगा के तहत बहुत सारे महिला पुरुष काम करते हैं और इसका उद्देश्य यही था कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो ताकि व्यक्ति खाली न बैठे और वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे और देश का विकास भी हो। मूलभूत विकास की सुविधाएं गाँव में, विकास के कार्य गाँव में हो और अर्थव्यवस्था ढंग से चले। अगर 100 दिन काम नहीं मिलता है तो उसके बदले सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। तो ये रोजगार सृजन के लिए भारत सरकार में व्यवस्थाएं की गई हैं और की जानी चाहिए।
इसके अलावा तो अब दूसरा पहलू हमारे पास आता है कि रोजगार के संगठित और असंगठित क्षेत्र। इन क्षेत्रकों के बीच विभाजन है। दो यहाँ पर कहानियां हैं तुम्हारी किताब में भी, आप इनको ध्यान से पढ़ें। दो जगह काम होता है, एक संगठित क्षेत्रकों में काम होता है और दूसरा असंगठित क्षेत्रकों में काम होता है। कांता की कहानी है यहाँ पे। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सकीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। सवेतन माने वेतन सहित, उसको पैसे भी मिलते हैं उस दिन के। उसने जब नौकरी आरंभ किया तो उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। एक तो ये कांता है, दूसरे एक कमल है। ध्यान से सुनो इस बच्चों इस कहानी को। इस पर बहुत सारे प्रश्न और संगठित और असंगठित का विभाजन आपके सम्मुख, आप समझ पाएंगे इसको। कमल कांता का पड़ोसी है। वह नजदीक एक किराना माने जनरल स्टोर की दुकान में दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम को 8 बजे तक काम करता है। उसे अपने मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन की उसे मजदूरी नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सवैतनिक अवकाश नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है जब वो नौकरी पे लगा था जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में उसको कहा गया हो। उसका नियोक्ता यानी दुकानदार उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। अब इन दोनों के काम में अंतर देखो। कांता के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसा उसका काम है, उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले तो ये मैंने नीचे नोट भी कर रखे हैं, उसका रोजगार नियमित है और सुरक्षित है। कांता का रोजगार क्या है? सुरक्षित है, नियमित है। उसे सुबह जाना शाम को आना। उसके बाद जो है उस पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन किया गया। उसकी तनख्वाह फिक्स है और उसको जो है महीने के अंतिम दिन में जरूर तनख्वाह मिलती है, वेतन मिल जाता है और वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति ढंग से कर लेती है। उसको मैंने कहा था, यहाँ पे आपने पढ़ा था कि एक नियुक्ति पत्र मिला उसको, औपचारिक रोजगार नियुक्ति पत्र मिला उसको। औपचारिक रोजगार है, उसके बाद उसको नियुक्ति पत्र मिला हुआ है। उसमें नियम लिखे हुए हैं, औपचारिकताएं पूरी लिखी हुई हैं, क्या क्या होना है, कैसा है। पेंशन मिलेगी उसको। सरकार, दूसरा उस पर सरकार का नियंत्रण है। तीसरा उसका कार्य के घंटे निश्चित हैं, सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक शाम को। उसको मैंने जैसा आपको कहा रोजगार सुरक्षा लाभ है, जैसे पेंशन है, उसका वेतन है, उसका अवकाश है, छुट्टी भी मिलती है उसको। और अगला है उसकी चिकित्सा सुविधाएं। कभी बीमार हो गई तो हॉस्पिटल के लिए उसको छुट्टी मिलती है और पैसे भी मिलते हैं। तो ये सारी जहाँ ऐसी सुविधाएं होती हैं वो संगठित क्षेत्र है, यानी सरकार के नियंत्रण में है। और दूसरा आप कमल के बारे में आप पढ़ें। कमल का असंगठित क्षेत्र है। क्यों है भाई? क्योंकि कमल जहाँ काम करता है दुकान है, किराने की दुकान है, छोटी छोटी और बिक्री इकाइयां हैं। उस दुकान में भी अलग अलग दुकानों में अलग अलग कामगार होते हैं। उन पर सरकार का कोई नियंत्रण है, सरकार के नियंत्रण से बाहर है। वहां पर नियोक्ता की मर्जी है। कार्य के जो नियमित कार्य नियमित नहीं है, कभी छुट्टी भी हो सकती है। काम के घंटे भी निश्चित हैं, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। रोजगार में सुरक्षा के लाभ नहीं है, न तो उसको पेंशन है, न ग्रेजुटी है, न अवकाश के दिनों भी काम मिलता है, क्या पैसे मिलते हैं। छुट्टी हो गई तो मजदूरी नहीं मिलेगी। कार्य अनियमित होता है। श्रमिकों को बिना किसी कारण से हटा सकते हैं, नौकरी से निकाल दिया सीधा। इसका मतलब जो नौकरी पे रखने वाला यानी नियोक्ता उसको कहते हैं। यहाँ पर जनरल स्टोर पर काम करता है, नियोक्ता उसको कह रहे हैं कहा जाता है। उसकी पसंद पर निर्भर है, अगर उसकी समझ में नहीं आया तो हटा देगा। तो ये सारी बातें हैं जहाँ ये परेशानियां होती हैं वो असंगठित क्षेत्र है ना। असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग श्रमिक होते हैं वो नियोक्ता की मर्जी पर है और उसका भविष्य, और इसलिए जो है संगठित और असंगठित क्षेत्र में आपने अंतर स्पष्ट आपके दिमाग में आगे होंगे कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है, उनका भला नहीं होता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर। ठीक है।
इसके बाद आता है बच्चों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे किया जाए। भाई ऐसा है कि अधिकतर जनसंख्या तो आज तो असंगठित क्षेत्रों में, सरकारी नौकरियां तो बहुत कम है, तो उसके लिए भी सरकार ने जो है उनके संरक्षण के लिए अनेक प्रावधान किए, अनेक नियम और कानून बना रखे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया जाए, सरकार के द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना रखा है कि भाई इतने रुपये कम से कम जो है मजदूरी दी जानी जरूरी है। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, लघु और कुटीर उद्योगों का निर्माण कराया जाए, ताकि जो है लोग अपना स्वयं का काम कर पाएं असंगठित क्षेत्रों के ऊपर। उनकी जो है असंगठित जो क्षेत्र हैं वहाँ वो कम काम करने जाएं, होटल्स में, इन क्या कहते हैं दुकानों में। स्वयं सहायता समूहों को बनाया जाए। उसके अलावा जो है किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों की व्यवस्था की जाए। इन उपकरणों को देने पर जो है असंगठित क्षेत्र में किसान काम नहीं करेगा, जब वो अपने घरों पर जो है एक साल में 3-3 फसलें उगाएगा। और उसके बाद जो है भंडारण की व्यवस्था हो तो भंडारण के लिए जो है कोल्ड स्टोरेज में रखेगा, ताकि जैसे आजकल संतरे अगर आजकल दी जाते गर्मी में, उस कितने संतरे हो जाते हैं, उन संतरों को अगर गाँव में या एक जगह पर भंडारण की व्यवस्था हो, कोल्ड स्टोरेज हो, तो आजकल वो बहुत महंगे बिक जाएंगे। फिर विपणन केंद्र स्थापित किए जाएं, कहाँ बाजार होगा उसका, कहाँ पर बेचा जाएगा, ये सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए। फिर संगठित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए सरकार, गवर्नमेंट जो जॉब है उनमें जो है सरकार रोजगारों को उपलब्ध कराया जाना। उसके अलावा जो सामाजिक भेदभाव का मतलब, समाज में कुछ लोग ऐसे हैं बच्चों, जैसे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति हैं, पिछड़ी जातियां हैं, ये असंगठित क्षेत्रों में ज़्यादा रोजगार करते हैं। और उसके अलावा जो गरीब लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, खाते के इधर के बहुत सारे लोग जो है, कोई बम्बई है, कोई दिल्ली है, होटल्स में काम करते हैं। जैसे आजकल कोविड क्या कहते हैं महामारी आ गई, ये वैश्विक आपदा आ गई, तो सब लोग घरों पे आ गए, और घर पे आकर के जो सरकारी नौकरी पे रहे होंगे, जो ठीक ठाक होंगे, उनका अपना वहाँ आवास, स्थायी आवास वगैरह बना रखे हैं, वही हैं। तो इनके सामने समस्या है, और वो जो है आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्रों को संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। सामाजिक भेदभाव समाप्त, मैंने आपको बता दिया, समाज में भेदभाव समाप्त हो, किसी को भी रोजगार दिया जाए, तो इस प्रकार से हम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कर सकते हैं। अब आता है बच्चों इसका अंतिम टॉपिक है ये, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र को, स्वामित्व के आधार पर भी क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है। एक आता है सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा आता है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब पब्लिक क्षेत्र, जिसको पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर भी इसको कहते हैं। इनमें जितने भी परिसंपत्तियां होती हैं उन पर सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण होता है, और सरकार ही सभी सेवाओं को उपलब्ध कराती है। अब इसमें सेवाएं, जैसे क्या सेवाएं, जैसे रेल है, उसके बाद डाकघर है, बैंकिंग सुविधाएं हैं, या उसके बाद अनेक सारी जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सबको, या बड़े बड़े बांध बनाना है, उसके अलावा जो है रेल लाइन लगानी, बिछानी, पत्तनों का समुद्र तटीय जो पत्तन होते हैं, हवाई सेवाएं हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाना है, बिजली की व्यवस्था करनी है, ये सारे के सारे जो हैं महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, और ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं बच्चों, इनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य इनका लाभ कमाना नहीं होता है, इनका सार्वजनिक हित होता है, सोशल वेलफेयर जिसको बोलते हैं, सभी का हित इसमें छिपा हुआ है। इस प्रकार से जो है, जैसे आप देख रहे होंगे आजकल कोविड-19 की वजह से जो महामारी है, सरकार ने क्या व्यवस्था करी, खाद्य रूप से असुरक्षित न रहो। आपने 9 में खाद्य सुरक्षा पाठ पढ़ा था, खाद्यान्न पहुंच में हो उनके और प्रत्येक को खाद्य रूप से असुरक्षित न रहे कोई। तो सरकार ने आजकल ये देखा, भाई गरीब लोग असुरक्षित न हो, उनके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा 3-3 महीने के लिए राशन सरकार ने व्यवस्था कर दी। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की वजह से, जब सरकार का इन पर नियंत्रण था सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे, तो तभी जाकर के जो है इन चीजों का वितरण किया जाना संभव। तो इस सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य मैंने जैसा आपको बता दिया कि
जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि सार्वजनिक हित होता है, देश में रहने वाले सभी के लिए हित होता है, सभी का हित होता है। जैसे कुपोषण के शिकार बच्चे न हो, और कैसे उनको एक निजी क्षेत्र वाला तो दूर नहीं कर सकता, इसलिए जो है बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी चीजें आती हैं जो सभी के हितों की रक्षा के लिए होते हैं, सरकार के उसके नियंत्रण, स्वामित्व या नियंत्रण में होते हैं, और सरकार इन सेवाओं को उपलब्ध कराती है। इसके अलावा आता है बच्चों निजी क्षेत्र। निजी मानी स्वयं का, एक का, जिन पर परिसंपत्तियों पर निजी यानी एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है या एक कंपनी का नियंत्रण होता है। और इसका मुख्य उदाहरण में जैसे आपने रिलायंस है, टाटा है, टाटा कंपनी है, या वोडाफोन है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं। और उसके अलावा अगर आप उत्तराखंड में देखो तो पतंजलि है, पतंजलि के बहुत सारे उत्पाद आ रहे हैं, ये निजी कंपनियां किसी एक व्यक्ति के अधीन है या तो एक कंपनी के नियंत्रण में, और इनका सबसे मुख्य उद्देश्य जो है वेलफेयर, सार्वजनिक हित कम होता है और अधिक धन और अधिक लाभ कमाना होता है। ये सबसे पहले अपने हितों की रक्षा करते हैं। ये जो है मुख्य रूप से सन 1990 के बाद ये परिस्थितियां आई, जबकि सार्वजनिक जो क्षेत्रक हैं उनकी कमी आई और निजी क्षेत्रकों में ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया और उसको बढ़ावा भी दिया। तो बच्चों ये पाठ खत्म हुआ, मुझे आशा है कि आपकी समझ में आया होगा। और इसमें जो तुम्हारी किताब है, जो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक है, इसमें कक्षा 10 के अर्थशास्त्र की भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसके प्रश्न उत्तर आप सभी लोगों ने लिखना है। जब विद्यालय खुलेगा तो मैं चेक करूंगा। इसके अलावा भी तुम्हें कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हमारा जो ग्रुप बना उसमें पूछ सकते हैं या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।